आधे ग्राम धनिया दाएं कान में डाल दो और 20 ग्राम हल्दी दाएं कान में डालते रहो तो आपका अमुक ठीक हो जाएगा। इस तरह का भी उपाय कोई बता सकता है यार? कुछ भी बोल करके बस वायरल करनी है रील को। अभी 2026 के मार्च में भी जो ग्रहण पड़ रहा है वो भारत के लिए अच्छा नहीं है। 2027 से आप लेके चलना 2029 तक का ये समय बहुत पाकिस्तान ने दबाना की कोशिश कर रहा है। अभी जब भी सनातन में कष्ट आता है नागा साधु आते हैं और वो फाइट करते हैं। दे आर द वॉरियर क्लास। ये कैसे मैं तय करूं मैं अच्छा इंसान हूं कि नहीं? पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए ये चैलेंज कॉल थेरेपी आपकी ऑरा को क्लीन करता है। एक बहुत सुंदर चीज मैं लेके जाती हूँ पास लाइफ में कि उस लाइफ टाइम का सबसे लास्ट ब्रेथ उसके बाद आपके साथ क्या हो। तो व्हेन द सोल लीव्स तो वो सोल इज लाइट और लाइट जाके मर्ज कर जाती है डिवाइन पे। जो पीछे रह जाता है जैसे कि हम भूत प्रेत इज द ग्रॉस एनर्जी ईगो। मैं नंदिता तो जब मैं शिरडी जाती थी पहले कमर्शियलाइज लगने लगा और मैंने कहा आज के बाद मैं यहाँ नहीं। बिहार में आपको क्या दिखाई दे रहा है? नीतीश कुमार जी का शुक्र की अंतर्दशा चल रही है कि मतलब सत्ता में रहेंगे। अब हेल्थ तो उनकी ठीक नहीं है। वो लोग जिन्होंने ज्योतिष को जिन्होंने ज्योतिष के जो अलग अलग स्वरूप हैं वो न्यूमरोलॉजी हो वो टैरो हो या दूसरे तमाम तरीके हो उनको गहनता से अध्ययन उनका किया, उसके साथ उनकी साधना की, उसके बाद लोगों पे के साथ डील करते हुए एक तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस की और ये अनुभवजन्य तरीके से भी माना जाना कि क्या सही है कितना सही है और क्या वैसा जैसा लिखा हुआ है वैसा ही देखने को मिलता है। जहाँ जहाँ गुंजाइशें हैं, जैसे कहा जाता है कि किसी का डिटेल अगर सही नहीं हो तो भी प्रिडिक्शंस जो हैं प्रभावित होते हैं, उन मामलों में क्या किया जाना चाहिए, क्या दूसरे कोई तरीके हैं जिनसे इस तरीके के जो लिमिटेशंस हैं उनसे पार पाया जा सकता है। फिर एक तो ये, दूसरा कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो इंट्यूटिव होती हैं जिनके संदर्भ में अभी तक किसी को पता नहीं है कि वो क्यों होती हैं, लेकिन वो शायद ईश्वर प्रदत्त होती हैं। इसलिए लोगों को इंट्यूशन के माध्यम से भी बहुत कुछ पता चलता है। वेस्टर्न वर्ल्ड हो या हमारा अपना सनातन धर्म, इस तरह के बहुत सारे लोग हुए हैं जिनको लोग जानते हैं कि उनको वो त्रिकालदर्शी रहे हैं, उनको आगे पीछे इस समय का दिखाई देता है, साथ में उनका अध्ययन भी रहा है। नंदिता जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ में। उनको क्योंकि विगत कई वर्षों से मैं जानता हूँ, करीब 20 सालों से ज़्यादा मैं उनको जानता हूँ, तो मैंने ये देखा कि एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के संदर्भ में, स्पिरिचुअल हीलिंग के संदर्भ में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इन विषयों के लिए समर्पित सा किया है और एक बड़ी गहन साधना के बाद इनको बहुत सारे अनुभव हुए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज के दौर में समझना ज़रूरी है, तब जबकि रील का ज़माना है, हर कोई उपाय बताने में लगा हुआ है। हर दूसरी रील आपको दिखाई देगी जिसमें किसी ग्रह से संबंधित कोई उपाय बताए जा रहे होंगे, वास्तु का कोई उपाय बताया जा रहा होगा, या ज़िंदगी में सकारात्मक कैसे बनाएं इसका कोई उपाय बताया जा रहा होगा। रील में व्यूज़ लाना बहुत सारे लोगों का इंटेंशन और मोटिव होता है, उससे लोगों का कल्याण कितना हो रहा है ये एक बड़ा सवाल है। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, उनसे आज जानने समझने के लिए बहुत स्वागत है आपका नंदिता जी। एक तो ये कि आप इतनी गहनता से इन विषयों के बारे में जानती हैं और दूसरा ये कि आपसे मिलना हमेशा ऐसा लगता है परिवार के किसी सदस्य से मिल रहे हैं, तो ये दोनों बातें आपको बड़ा विशेष बनाती हैं। सबसे पहले तो मैं सबसे ज़रूरी बात ये समझना चाहता हूँ कि बाकी किसी तामझाम में पड़े बगैर वो सबसे आसान चीज क्या है जिससे जिंदगी को बढ़िया, बेहतर और सार्थक बनाया जा सके? देखिए, सबसे बड़ी चीज़, और आप किसी भी धर्म पुस्तक को अगर आप लें तो बॉटम लाइन उसका क्या रहता है? बॉटम लाइन रहता है लव, कंपैशन और फॉरगिवनेस। प्यार करना आसान है, कंपैशन लाना भी आसान है, फॉरगिव करना आसान है। बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी ने आपको दुख दिया है और उसके प्रति एक सद्भाव की भावना रखें, उसको आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि आज की मेरी जो पूजा है वो इनको मैं समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि इनका भला हो। इट इज़ नॉट ईजी। तो वो जो एक जहाँ पे कर्म प्रधान हो, कुंडली का भी जैसे हम अध्ययन करते हैं तो कुंडली का जो दशम भाव होता है वो कर्मों का स्थान होता है, यानी कि कुंडली भी कर्म से बची नहीं है कि आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं, वो व्याख्यान करती है कि आने वाला समय आपका कैसा जाएगा। तो जैसे आपने थोड़ा सा मेंशन किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी होता है उसमें। तो उसमें मैंने ये देखा है कि जैसे फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन हमने करा किसी का, अच्छा, तो ये भी होता है कि पुराने जन्मों में जा सके आदमी
और ये भी होता है कि आने वाले जन्मों में जा सके। इट इज अ टाइम ट्रैवल प्रोसेस, है ना। आप कहीं पे भी फ्लोट कर सकते हैं। एक बार आप उस लेवल पे चले गए तो आप तो यूनिवर्स के एक पार्ट हो गए ना, फिर तो आप कहीं पे भी ट्रैवल करना चाहें आप कर सकते हैं, है ना। तो आप जो वो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशंस में जब मैंने देखा तो उसमें मैंने जनरली ये देखा है कि आपके बहुत सारे फ्यूचर फ्लोट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि यही डिसीजन, अब एक डेफिनेट फ्यूचर है कि पेड़ के ऊपर टॉप में जाना है। अब कौन सी डाल पकड़ करके आप जा रहे हैं या कूद फांद के या कष्ट लेके जा रहे हैं या सीधे ऐसे जा रहे हैं, ये चॉइसेस आपके कर्मों पे और आपकी चॉइसेस पे बेस्ड ये जो आप होता है। पेड़ के ऊपर टॉप पे जाना कह रही हैं, वो मतलब ये कि आत्मा को परमात्मा से एक दिन जाकर मिलना है, मिलना यही है। टॉप है। ये टॉप है, ये तो अंततो गत्वा कंप्लीट सरेंडर है ना। लेकिन इस जीवन में भी अगर कोई डिफाइंड आप डेस्टिनी लेके आए अच्छा, ओके। उस डेस्टिनी में पहुंचने के लिए, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम किसी की बात करें कि किसी को लेट्स से क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा उनकी कुंडली में दिख रहा है कि करना है। अब वो कह रहे नहीं मेरे को क्रिएटिव में जाना ही नहीं है, मैंने तो लॉयर बनना है। अब वो दोनों ही विधि का जो ज्ञान हो गया वो अलग हो गया, क्रिएटिविटी का ज्ञान अलग हो गया। अब वो बन तो सकते हैं लॉयर में, ये नहीं कह रही कि नहीं बनेंगे, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर क्रिएटिव फील्ड में चले जाएंगे या आप जैसे लोगों की तरह मीडिया फील्ड में चले जाएंगे या किसी भी तरह की फैशन इंडस्ट्री या किसी भी चीज़ में जाएंगे, आसानी से हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो कुंडली में वैसे ग्रह दर्शा रहे हैं चीज़ें करने के लिए। तो यहीं पे एक गाइडेंस का एक फॉर्मेट आता है। तो नॉर्मल लोगों से ये होता है कि बहुत ज़्यादा उपायों के चक्कर में नहीं रह के आपको इनर ह्यूमन रिवोल्यूशन करना चाहिए। आंतरिक तौर पे आप कितनी अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, अपनी लाइफ कंडीशन को कितना ऊपर करके लेके आ रहे हैं, और आसान कीजिए इसको, है ना। और आसान कीजिए। और आसान मतलब कि आप एक अच्छे इंसान बन के रहिए। कभी किसी ये कैसे मैं तय करूं मैं अच्छा इंसान हूं कि नहीं? पहली बात, अगर मैं आपको गाली दे रही हूँ तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं खूब जम के मैंने आपको डांटा, गालियां दी, बुरा कहा आपके लिए, आपका रिएक्शन तो क्या नेचुरल रिएक्शन ये होगा, मतलब जो समाज में प्रेवेलेंट है, जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि वही मेरे अंदर से आपके लिए निकलेगा। एग्जैक्टली, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम अध्यात्म में जाते हैं या एक्चुअली में एक वो रिवोल्यूशन लेकर के आना चाहते हैं कि वो परिस्थिति में, अगर मतलब आपने ये प्रश्न पूछा था कि कैसे सार्थक एक परिणाम आए सामने, वो सार्थक परिणाम लाने के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए ये चैलेंज है। तो कि वो उधर से अगर गालियां भी आए तो इधर से उसके लिए अच्छी पॉजिटिव जाए, है ना, विशेष जाए, अच्छी फीलिंग कि तुम्हारा भला हो, उसमें भी सेंड अ लॉट ऑफ हीलिंग्स। ठीक है, आपका कर्म था, आपने मुझे गाली दी, मेरा कर्म और मेरा प्रारब्ध जो मैं लेके आई हूँ, मेरा। नंदिता जी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब मैं इसको देखता हूँ, जैसे गांधी जी यही भरोसा करते थे कि अगर कोई तुम पर मान लो, आजाद तो हुआ ना भारत। नहीं, भारत आजाद हुआ निश्चित रूप से, लेकिन ये भी समझा जाता है यहाँ से वो किसी धमकी के उसमें नहीं है, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। कहा यह जाता है कि उसी समय एक नेवल म्यूटिनी भी होने वाली थी। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसी स्थितियां बना दी थी कि अब अंग्रेजों को लगने लगा था कि वैसे भी हम टिक नहीं पाएंगे। ये भी पैरेलली चल रहा था, हालांकि उसको इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता। लेकिन मैं एक और बात जानना चाहता हूँ, पार्टीशन जैसी जो स्थितियां हैं उसके लिए बहुत सारे लोग, हालांकि गांधी जी ने कहा था कि मेरे शरीर के ऊपर से मेरे मरने के बाद ही ये हो सकता है, मेरे जीवित रहते हुए नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद पार्टीशन हुआ। और बहुत सारे लोग की जो अत्याचारी थे बल्कि वो जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनके सामने जो दूसरे लोग थे जो वैसे ही भले थे, उनको कहा जा रहा था कि आप कोई नहीं, सह लो, कोई बात नहीं, आप खुद को समाप्त कर लो, लेकिन इनको कुछ मत कर लो। ये देखिए, जो कुंडली भारत की बनी ना, जब हम वो भी तो डेस्टिनी भी तो प्ले करती है ना। तो भारत की कुंडली में 3rd हाउस में आपके 5 ग्रह हैं, है ना। और वो जो पंचग्रही योग बन रहा है, तो 3rd हाउस होता है आपके भाई बहनों का या आपके सगे संबंधियों का या आपके बॉर्डर कंट्रीज का। तो भारत को हमेशा प्रॉब्लम होती है, 5 ग्रह किसी भी एक स्थान पे बैठ जाए तो अच्छा नहीं होता। बॉर्डर कंट्रीज से तो हमेशा प्रॉब्लम होगी, वो एक ब्लेम गेम हमेशा चलता रहेगा। पर जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो ये प्रश्न है क्योंकि ये पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ नॉट ईजी। अगर आपने मुझे गालियां दी और मैं फिर भी आपके लिए कर रही हूँ, तो एक अध्यात्म के तौर पे अगर हम देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आप मेरे लिए उस वक्त में ईश्वर का एक रूप बन गए हो, ताकि मैं अपनी सीरत और निखार सकूं। निंदक नियरे राखिए वाली बात। हाँ जी। तो मैं जितनी अपनी सीरत निखारती जाऊंगी, ऊपर वाले का प्रोटेक्शन उतना स्ट्रांग आता जाएगा। और मैं इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जीवन बहुत ईजी होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कितने सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रही हैं, टीवी में आ रही हैं, प्रेडिक्शन सही होते रहते हैं, सब कुछ। चैलेंजेस आए हैं, बहुत आए हैं और बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा चैलेंज रहता है, अंत में वही व्यक्ति मेरे पास आके कहता है कि केवल आप ही मुझे सोल्यूशन दे पाएंगी, आप प्लीज़ दीजिए। और मैंने क्या किया, मैंने केवल उनको ब्लेस किया
कि आपका अच्छा हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि है, आपको इतनी शांति मिले कि वो जो कड़वाहट आपकी मेरे लिए आ रही है वो कड़वाहट समाप्त हो जाए। तो जब वो करना, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, नहीं होता, आसान नहीं होता दिल से निकालना किसी के लिए। ऐसे ही मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को बताती रहती हूँ। तो एक मेरी क्लाइंट आई थी, उन्होंने बोला था कि नंता जी आपकी परमिशन के बिना मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तुम ये मेरा नॉर्मल सॉल थेरेपी का एक प्रोसेस है मेरा, उसको बताती हूँ। तो उसका सेकंड पार्ट ये ब्लेसिंग्स वाला पार्ट है। तो कहती हैं कि मैंने अपने सॉल्ट थेरेपी का, हाँ जी, तो सॉल्ट थेरेपी इज लाइक एप्सम सॉल्ट हो गया, सेंधा नमक हो गया, या मैग्नीशियम सॉल्ट हो गया, ब्रीदिंग सॉल्ट्स हो गए। तो उनको इनको ब्रीदिंग सॉल्ट्स कहते हैं, बेदिंग सॉल्ट्स, बेदिंग सॉल्ट्स, जिससे नहाया जा सकता है। नहाया जा सकता है जिससे। तो वो सॉल्ट में क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती है आपकी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करने की। तो ये लगभग 20 सालों से, जब से टीवी में आ रही हूँ तब से मैं ये बता रही हूँ इस बारे में कि आप नमक के पानी का स्नान करें, एफर्मेशन के साथ स्नान करें कि मेरी जितनी भी समस्याएं जीवन की हैं वो सारी इसमें एब्जॉर्ब होके खत्म हो जाए। इसीलिए वो कई जगहों पर माएं बहनें जो नजर उतारती हैं, उसमें नमक डालती है ना, वो नमक हाथ में भी लेके घुमा देती हैं सिर से लोग, बिकॉज वो सारे चक्रों पे घुमाती है ना, 7 बार उतारा करते हैं। तो 7 चक्र का उतारा करते हैं। तो 7 चक्रों का उतारा करने से क्या हुआ कि वो नमक में एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद उसको हम फेंक देते हैं, या तो टॉयलेट में फेंक देते हैं, नाली में फेंक देते हैं, या कहीं फेंक देते हैं कि वो डिजोल्व होकर खत्म हो जाए। सो सॉल्ट क्या करता है, आपकी ऑरा को क्लीन करता है। कोई भी प्रॉब्लम आपकी पहले लाइफ में आएगी ना, पहले आपकी ऑरा में आएगी, फिर आपके जीवन में आएगी, और वो जीवन में रिफ्लेक्ट हो सकता है जब ऑरा में हमको दिखाई देती है। जैसे बहुत पहले मेरे तो ये केवल नहाने और खाने तक, नहाने और उतारने तक सीमित है, या खाने में भी नमक? खाने का नमक अलग हो जाता है। ये नमक को मतलब सेंधा नमक, इस एफर्मेशन आपने डाल के नहाया, उसके बाद सोप शैम्पू से जरूर नहाइए। उसका कोई मतलब आपके शरीर से नहीं है, उसका केवल मतलब होता है आपकी ऑरा को क्लीन करना। अच्छा। आपकी ऑरा क्लीन हुई, उसके बाद आपने बैठ करके ध्यान करा और ब्लेस करा लोगों को कि इन सब लोगों को सुख शांति। तो आप इतने दिनों से प्रैक्टिस में हैं नंदिता जी, आपको वो भी कुछ दिखाई देता है जो लोगों को दिखाई नहीं देता? जैसे आप ऑरा रीड करती हैं लोगों का, बहुत कुछ दिखाई देता है, हाँ। है ना? और कई बार तो एंटिटीज भी दिखाई देती है। तो ये भूत वगैरह जिनको कहते हैं, ये सब दिखाई देती हैं, ये सोल्स, एनर्जीज होती हैं ये। दीज आर कॉल्ड ग्रॉस एनर्जीज। क्या होता है कि आत्मा तो प्योर है। जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, एक बहुत सुंदर चीज मैं लेके जाती हूँ पास्ट लाइफ में, कि उस लाइफ टाइम का सबसे लास्ट ब्रेथ, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, आप वो देखिए। तो वो व्यक्ति वो देखता है कि मैंने वो शरीर छोड़ दिया, त्याग दिया शरीर, उसके बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी सोल कहाँ जा रही है। तो उसमें 2 चीजें होती हैं। सोल तो प्योर होती है, सोल जाके जैसे बॉडी को हम देखते हैं, ऊपर हेड, फिर ये ट्रंक और लिम्स। नो, इट्स जस्ट अ लाइट, है ना। सो व्हेन द सोल लीव्स, तो वो सोल इज लाइट, और लाइट जाके मर्ज कर जाती है डिवाइन पे। जो पीछे रह जाता है, जैसे कि हम भूत, प्रेत, पिशाच या जो भी कैटेगरीज में डालते हैं, या एंटिटीज की कैटेगरी में डालते हैं, इवन पितरों की कैटेगरीज में भी डालते हैं, इज द ग्रॉस एनर्जी, ईगो। मैं नंदिता, मैं दिनेश, मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो अभी, मेरा परिवार यहाँ पड़ा हुआ है, रो रहा है, ये कर रहा है। तो जब आप नहीं लेट गो कर पाते हैं, तो वो ग्रॉस एनर्जी जो हमारी ईगो होती है वो रह जाती है पीछे, वो ईगो का भाव रह जाता है पीछे। अब वो कितना स्ट्रांग एज अ पर्सन था व्यक्ति, वो उतनी स्ट्रांग आपकी ईगो होती है। और अगर आप बिल्कुल एक ध्यान भाव में और अध्यात्म में और ईश्वर में लीन होकर आगे जाते हैं, तो आपका ट्रांजिट भी बहुत ईजी हो जाता है। आपके कर्मों का, जैसे बहुत ज्यादा लोगों को हेल्थ इश्यूज होते हैं, सो दैट इज अनदर प्लेन जहाँ पे वो। और जैसे आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आपने क्या बताया था, आगे वाले जन्मों को, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, ये इसमें ये किस तरह से जाता है? कोई मतलब कैसे वो आपकी बातों को मानना शुरू करता है? आप हिप्नोटाइज करती हैं? नहीं, क्या? मैं हिप्नोटाइज नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग हिप्नोटिक तरीके से करते हैं, और मेरा ये मानना है कि हिप्नोटिक तरीके से करने से एक तो व्यक्ति के अंदर डर बैठता है कि भैया मैं कॉन्शियस ही नहीं रहूंगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला, मेरे को खुद भी डर रहेगा। आई वुड नॉट वांट टू गो लाइक दैट। आई टेक यू, मैं आपको लेके जाती हूँ बहुत डीप मेडिटेशन के साथ, और आपको कमांड्स देते जाते हैं, हम हीलिंग में लेते जाते हैं, डीप मेडिटेशन में लेते जाते हैं, एक ट्रांस की स्टेट में लेके जाते हैं, जो एक सुप्रा कॉन्शियस, एक होता है कॉन्शियस स्टेट, एक सुपर कॉन्शियस, एक होता है सुप्रा कॉन्शियस स्टेट। अब सुप्रा कॉन्शियस स्टेट में क्या होगा कि अगर मैंने आपको लेके गई तो आप मेरी बात तो पूरा सुन रहे हैं, आप इधर पीछे क्या हो रहा है, आपको हवा का झोंका, चिड़िया की आवाज वो भी सुनाई दे रही है। योर कॉन्शियस स्टेट इज सो एक्सपेंडेड, है ना। तो उसमें फिर वो जब आप चले जाते हैं, फिर हम एक आपको हल्का सा पुश देते हैं। वो हल्के से पुश में आप जो है जब जैसे जाते हैं, तो वो कमांड के साथ जाते हैं, क्योंकि आपकी जीवन में प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आप PLR करना चाह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो PLR का कमांड चाहता है कि इनको ये, जैसे मान लीजिए आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम, तो ये कमांड जाता है कि इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई,
क्या इस लाइफ टाइम की है, क्या पीछे किसी लाइफ टाइम की है। वो सबकॉन्शियस में जो हमारी मेमोरी स्टोर हो गई है, वो स्टोर मेमोरी इतना इम्पैक्ट कर रही है कि इस लाइफ टाइम पे भी आपको वो माइग्रेन हो रहा है। तो वो फिर हम जाके उस लाइफ टाइम में जाके उसको हील करते हैं वहाँ पे। मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, अगर मैं आपको PLR में ले जा रही हूँ तो आप देखते हैं, आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे ये आभास हो रहा है, मेरे साथ ऐसे ये लोग भी हो- होते हैं जो उस समय आपकी कमांड को रिस्पॉन्ड नहीं करते, ऐसे लोग भी होते हैं क्या? देखिए, हीलर पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हीलर पे ट्रस्ट नहीं है तो आपको वो फियर हमेशा रहेगा। और अगर आपका डर जो होता है ना, डर सबसे खराब बीमारी है। आप ये सोचिए कि किसी तो भी चीज़ इनहिबिशन के साथ अगर कोई है हाँ, तो वो आपकी कमांड फॉलो नहीं कर पाएगा, ऐसा? ट्रस्ट नहीं करोगे तो आपको हमेशा शक रहेगा, पता नहीं क्या करवा रही हैं, ले जा रही हैं, नहीं ले जा रही हैं, हाँ। क्यों कर रही हैं, बिकॉज आपका लॉजिकल माइंड भी तो है ना। अच्छा। तो देयर इज अ कॉन्शियस माइंड एंड देयर इज अ सबकॉन्शियस तो माइंड। पास्ट लाइफ में ले जाके आप वो पर्टिकुलर जंक्चर जहां उनकी जिंदगी में कुछ हाँ जी। अनहोनी हुई थी, उसके साथ उसका सामना कराते हैं और उनके अंदर के जो इनहिबिशंस और डर हैं उनको हटाते हैं। वो हटाते हैं, वी टेल देम कि वो उस लाइफ टाइम का था, उसका इस लाइफ टाइम से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको पकड़ के मत चलिए। हाँ, वहीं कर देते हैं। बहुत सुंदर होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। कई तो बार ये हो गया पास्ट लाइफ के लिए, लेकिन जब आप भविष्य में ले जाती हैं तो जी। उससे क्या पर्पस भविष्य का होता वही है? मैंने देखा है कि भविष्य में नहीं, जैसे कई बार मैंने लेके गई कई लड़कियों की जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, तो उनके भी रिग्रेशंस हुए। तो पहले का भी लेके गए और फिर हम आगे भी लेके गए कि चलो पहले तो कारण पता चल गया कि क्यों नहीं हुए, आगे लेके गए कि आगे कब हो रही है मैरिज या फिर किससे हो रही है। तो उसमें थोड़ा सा मैंने देखा है कि थोड़ा विवाद रहता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो दिख रहा है वो एग्जैक्ट होगा, काफी कुछ सिमिलर होता है। जैसे किसी ने एक ने देखा था तो उसने बिल्कुल, मैंने कहा अपना विवाह का जो तुम शादी का कार्ड है उसको तो पढ़ो। मतलब हाँ। पास्ट लाइफ जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू फ्यूचर लाइफ में डिसीजन आपके डिपेंड करते हैं ना, बिकॉज आपका जो डिसीजन पास्ट लाइफ में तो आपने जो डिसीजन लिया था सब खत्म, वहां पे हो चुका, तो वो तो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड रिकॉर्डेड है। तो ये आप जो डिसीजंस की बात कर रही हैं, दो तरह की बातें होती हैं कि सब कुछ डेस्टाइंड है, आप जो करने वाले हो सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरा ये कि कर्म आप कैसे करते हो उससे आपका भविष्य तय होता है, जैसा आप बता रही कर्म हैं। तो प्रधान फ्री तो विल व्यक्ति कितनी है, मेरी अपनी मर्जी में किसी चीज में लगाना चाहता हूँ, वो Absolutely. कितना है, और प्रारब्ध वाला कितना महत्व? देखिए, अगर मैं 33% डिफाइन करूं, जो ये 33% का गेम होता है ना, पहला 33% इज एब्सोल्यूट डेस्टिनी, उसको कोई हिला नहीं सकता। वो तो आपने है, आपने इस परिवार में जन्म लिया, ये करा, ये आपने डिसाइड किया कि मेरे को ये परिवार चाहिए, मुझे ये कंडीशंस चाहिए, मेरे को ऐसे लोगों से मिलना है इस जन्म में, मैंने ये अपनी प्रॉब्लम्स हील करनी है इस जन्म में, है ना, सोल पर्पस होता है। तो वो तो डिफाइंड है। फिर जो नेक्स्ट 33% होता है वो होती है आपकी सोल कंडीशनिंग, कि आप किस सोल कंडीशन से पहले में आपने क्या क्या, आपके प्लैनेट्स किस प्लैनेट में आप पैदा होकर के आए, क्या आए। जो रिमेनिंग 33% होता है इज वेयर एवरीवन प्लेस अराउंड। केवल अगर आपके उपाय जो काम कर रहे हैं, जो आपने कुछ भी चीज़ें की, जो भी वास्तु चेंजेस करें, ये दैट 33% अपनी लाइफ में आप चेंज कर सकते हैं। पर बाकी जो 66% है वो आपको खुद जो है वहाँ पे एक एफर्ट करना पड़ता है, जहाँ पे ये सॉल थेरेपी काम आती है। जब आप तो इसको regular लेमैन्स process लैंग्वेज में में, इसको समझें कि जैसे 100% को आपने 33 में अगर बांटा है, हाँ तो 33 ऐसा है एकदम जमी हुई सीमेंट की तरह है, जो आपके प्रारब्ध आप लेके आ रहे हैं और जिनके हिसाब से आपके जीवन में चीजें होंगी। जी, बाकी 33 सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड जैसा होगा, जिसमें दोनों तरह की चीजें होंगी। और फिर जो 33 रिमेनिंग है उसमें आपकी फ्री विल काम करेगी कि आप किस तरह से उसको अपने जीवन को बदलाव लेके आ सकते हैं, क्योंकि सोल पर्पस होता है ना। जब आप सोल पर्पस के साथ पैदा तो जो होते हैं तप जीवन करने वाले, जैसे वो श्री रामचरितमानस की चौपाई है, हाँ। जिसमें है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मेट सकहीं त्रिपुरारी, कि अगर आपकी बेटी जो है वो तप करती हैं भोलेनाथ के लिए, तो फिर तो त्रिपुरारी किसी भी चीज को मेट सकते हैं, जो पहले से लिखा हुआ है उसको भी मिटा के। तो क्या ये भी है कि वो जो 33% एकदम सॉलिड है, वो सीमेंट की तरह है, जमा हुआ है, उसमें भी बदलाव की गुंजाइश होती है तप से? क्या होती है, क्योंकि तप तो बहुत अलग चीज हो गया ना। हम्म ध्यान, तप, साधना जो हो गई, साधना अगर आप, और उस साधना का भी बेसिस क्या है? लव, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। अगर आपने ये 3 चीज नहीं फॉलो की और साधना आप कर रहे हैं, जाप आप कर रहे हैं, कोई फल नहीं होने वाला आपको। वो 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन होता है, डेविल एंड डिवाइन, कहीं पे भी खींच के लेके जाएगी और आप भ्रम में रहेंगे कि मेरे पास इतनी पावर्स आ गई, मेरे में ये हो गया, मेरे में वो हो गया, मैं ये कर सकता हूँ, वो ये कर सकती हूँ, एंड देन डाउनफॉल होता है। अगर आपने लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस, यानी कि आपने ये चीज को पकड़ के बांध के रखा अपने साथ कि हाँ,
इस चीज को मैंने नहीं छोड़ना है, एंड फिर आपने अपनी साधना की तो आपकी अपनी कुंडली से आप धीरे धीरे ऊपर उठना। तो ये तो बड़ा मुश्किल है नंदिता जी कि आज के जीवन में जहाँ बड़ा प्रतिस्पर्धा है, बड़ा समझ लीजिए कि समाज भी ऐसा होता जा रहा है जहाँ धैर्य बहुत कम होता जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहते हैं वाली स्थिति है। वैसे में स्नेह करना, सबसे करना, कंपैशन रखना, सबके लिए रखना, और किसी से भी गलती हो जाए उसको माफ़ कर देना, तो ये तो बड़ा मुश्किल टास्क है। असली साधना तो यही है। तो अगर ऐसा, मैं तो आपको ईश्वर का भी कृपा चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए, और आप ये कह रहे हो, देखिए अगर आप जब उस तरह के क्विक, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि बहुत कंपैशन किसी के लिए नहीं रख पा रहे हैं, आप स्नेह नहीं रख पा रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कम से कम अपने काम से काम रखें, किसी को जाके परेशान ना करें। ये एक दूसरा तरीका हो सकता है जो संभव है। आप डिटैच हो जाइए, आप एक अच्छे इंसान बन के रहिए, आप उस एनवायरनमेंट से अपने को अलग कर लीजिए। आप यकीन मानिए कि मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप इसको फॉलो करते हैं ना, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो भगवान ऐसी ऐसी स्थितियां आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन पैदा करता है, या आपको खुद दिखाई देता है सामने डिवाइन जजमेंट। मेरे साथ कई बार, एक बार नहीं हजारों बार ऐसा हो चुका है कि ईश्वर ने बोला कि चल तू अपनी काम कर, आप जो कर रही हो वो करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं करूंगा। तो मेरे को आज भी ना कभी किसी पे गुस्सा आता, मुझे बहुत डर लगता है कि भगवान इन्हें माफ कर देना, आपका ऐसा प्रेडिक्शन, कुछ मत ऐसे करना, इनका बुरा मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं एक्चुअली प्रे करती हूँ कि प्लीज, मतलब ये जो डिवाइन जजमेंट आप मुझे दिखाते रहते हो, डोंट लेट दिस हैपन, तो आई हैव टू लेट इट गो। तो ऐसे करने से जीवन में बहुत बदलाव। आप अपना सबसे बड़ा प्रेडिक्शन अभी तक की प्रैक्टिस का किसको मानती हैं, जो आपको, आप जब कर रही थी तब शायद आप भी संशय में हो कि आपका कैलकुलेशन तो ये कहता है, लेकिन ये होगा या नहीं होगा, और आप खुद अचंभित हुई हो कि ये तो एकदम वैसा ही निकला? बहुत सारे हैं। अब प्रिडिक्शन तो ईश्वर की बहुत कृपा रही है कि आई थिंक पूरे जितने भी, मतलब 20 साल लगभग हो गए मीडिया में आते हुए, टीवी चैनल्स में, न्यूज चैनल्स में आते हुए, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा प्रिडिक्शंस मैंने ही किए न्यूज चैनल्स में अमंगस्ट ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स, और 99% एक्यूरेसी रेट रहा ईश्वर की कृपा से अभी तक का। 100% तो कभी भी नहीं होता किसी का। सो कौन सा बोलूं आपको, एक था बहुत पहले, एक आई रिमेम्बर T20 शायद था, मैच था, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल था 2007 वाला, यस। तो मैं उस समय धोनी की कैप्टेंसी में, जो उतना मुझे याद नहीं है। सो मैं चैनल में मॉर्निंग में मेरा डेली शो आता था सहारा पे, और मैं मॉर्निंग में बोल आई थी कि हम लास्ट ओवर तक का जाएंगे और हम मैच जीतेंगे, क्लोज मैच होगा, इंडिया पाकिस्तान का था जी। और उसके बाद दोपहर में दूसरे चैनल हेड ने कॉल करा और उन्होंने बोला कि नहीं आप आएंगी और शो करिए। मैं कहा सर मेरे को भी नहीं करना शो, सब देखेंगे मैच, कौन देखे, कहते इसलिए बुला रहा हूँ, कोई देखेगा। एनीवे, अब ऑब्वियसली लाइव मैच चल रहा था, इधर हम लाइव कर रहे थे, और शो के बीच में अब क्या क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने पहले कुछ 60 रन का ऐसे मार्जिन था, ऐसा लग रहा था कि इंडिया हार जाएगी, और उन्होंने बोला कि आप तो सुबह भी बोल के आई हैं, अभी भी बोल रही हैं कि इंडिया जीतेगी, ये बताइए कितने रन से जीतेगी इंडिया। दैट वाज वन क्वेश्चन कि मतलब कैसे कोई एकदम से ऐसे बोलेगा कि कितने रन से इंडिया जीतेगी। सो मैं आई लुक्ड इनटू इट, कैलकुलेटेड, एंड कितना देते हो आप लोग टाइम? 30 सेकेंड्स, उससे ज्यादा तो आप देते नहीं हो, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन आ जाता तब तक। वो 30 सेकेंड में ईश्वर का मैंने आह्वान किया, मैंने कहा सच बताइए क्या है, एंड आई सेड 1 से 5 रन से इंडिया जीतेगी, लास्ट ओवर तक का मैच जाएगा। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, उसी समय पता नहीं 2-3 छक्के लगे थे या चौके लगे थे, एंड वो मार्जिन कम हुआ था। और उसके पश्चात लास्ट बॉल थी, आई स्टिल रिमेम्बर, आई वाज डूइंग लाइव शो, और सर ने मुझसे दोबारा पूछ लिया, कहते तुम अभी भी कह रही हो कि इंडिया जीतेगी, है ना, 5 रन से। एंड आई एक्चुअली रिमेम्बर, ऐसा भगवान जी प्लीज इज्जत बख्श दो, है ना, कि क्या कर रहे हो आप मेरे साथ। और वो कैच हुआ और हम एक्चुअली 5 रन से जीते। इट वाज अमेजिंग। उसके बाद तो वो कैलकुलेशन था, इंट्यूशन था, क्या था? नो कैलकुलेशन, एब्सोल्युटली। मैं कभी आई डोंट डू प्रेडिक्शंस बेस्ड। नहीं, तो आपका जो प्रेडिक्शन होता है उसमें कितना कैलकुलेशन होता है, कितना एक्सपीरियंस होता है, कितने आपका, उसको मैं गेस कह लूं, या कितना इंट्यूशन होता है, या पूरा कैलकुलेशन होता है? 90% आशीर्वाद होता है ऊपर, बिना ग्रेस के पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आप कुंडली भी देखते हैं ना, तो कुंडली जब आप स्टडी करते हैं तो उस कुंडली में बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। उस वक्त में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको कौन सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखना चाहिए, ऊपर वाला तय करता है। और जब ऊपर वाले की ग्रेस आपके पास रहेगी तो आप देख, सीखा तो सभी ने है,
वही शास्त्र हैं, वही लॉज हैं, वही कैलकुलेशंस हैं। मैं कोई अलग तो नहीं करती, मैं उन्हीं के साथ वैसे ही करती हूँ। लेकिन ऊपर वाले की जब कृपा होती है तो ऊपर वाला दिखाता है कि ये वाली चीज देखो, ये बाकी मिस कर रहे हैं प्रॉबेबली। जैसे अभी रिसेंट हुआ था तो चंद्र ग्रहण पे, और मैं ग्रहण पे बहुत स्टडी कर चुकी हूँ, रिसर्च बहुत है मेरी ग्रहण पे पिछले 15-16 साल की। और मैं ये बोल रही थी कि सोशल मीडिया में कुछ अफवाहें उड़ेंगी या परेशानियां होंगी और उसकी वजह से सत्ता पलट होगी। अब क्यों बोला सोशल मीडिया? ग्रहण पड़ रहा था कुंभ राशि में, राहु कहाँ बैठे हैं? कुंभ राशि में। राहु किसको कंट्रोल करते हैं? सोशल मीडिया को। अब वो उस समय भगवान ने ये दिखाया कि भाई ये पॉइंट देखो, यहाँ पे ये होने वाला है, वो ग्रेस है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स थे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस दिए, बट टू कम टू दैट पॉइंट और वहां जाके वो सटीक तरीके कुछ एक्स फैक्टर है, मतलब आप ये मानती हैं सारा कुछ बिना उसके तो पॉसिबल नहीं है। ऊपर वाली कृपा। मैं तो अपने सारे प्रेडिक्शन आज तक बोलती हूँ कि कहीं पे ईश्वर ने वो ज्ञान दिया, सरस्वती माँ की कृपा रही कि वाणी में बैठी और उन्होंने दिखाया कि ये चीज भी देखो, डोंट मिस दिस थिंग आउट, इसको बोलो तो ऐसा होगा। तो अच्छा, कई बार ऐसा भी कहते हैं कई लोग कि जैसे ईश्वर ने कुछ विधान किए हैं, जैसे एक सामान्य आदमी को नहीं दिखाई देता कि उसका भविष्य क्या है, उसको ये भी पता नहीं होता कि वो पिछला किन जन्मों में क्या करके आया हुआ है। इस तरह का ऑब्लिवियन जो है वो ईश्वर ने जानबूझ के बनाया है, किसी समझ के तहत, ऐसा भी कहा जाता है। तो जिन लोगों को इस विधान के अलग चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं, कहते हैं उनकी ज़िंदगी में एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ वो चाहते हैं कि मुझे क्यों, मतलब ये अगर ना होता तो मैं ज़्यादा सुखी रहता। क्या ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ है? बहुत बार हुआ है। कई बार तो मेरे को ये हुआ कि मैं बिल्कुल रिक्लूज होना चाह रही थी और मैंने कहा मैं सब ज्योतिष वगैरह अब छोड़ना चाहती हूँ, अब मुझे नहीं ये सब करना, हो गया बहुत। और मैं मतलब एक ऐसी लाइफ जीना चाहती हूँ जहाँ लोग नहीं पहचाने, ये नहीं करे, और मैं एक अंदरूनी तरीके से मेरे को जो करना है, मेरी जो मर्जी है, तपस्या करनी है, साधना करनी, कुछ भी करना करना। और शायद आप इस पर्पस के लिए बॉर्न हो। भगवान कहते हैं अच्छा तुमने ये सोचा, तुम कौन होती सोचने वाली। मुझे इतने उस बीच में धक्के दे दे करके शोज बुलाए गए और बैठाया गया। एंड रिलेशनशिप जैसे आपके साथ है, इतनी पुरानी संबंध है, मैं मना नहीं कर सकती। अगर आप बोलेंगे कि प्लीज आ जाइए, बैठ जाइए, देन आई नो आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ दैट रिलेशनशिप मैं आ जाऊंगी शोज। मतलब वो फेज मेरा ऐसा रहा कि 4-5 महीने में पागलों की तरह रोजाना टीवी में बैठ के कुछ ना कुछ बोल रही थी। मैंने कहा प्रभु ठीक है करूंगी, अब आप ये तो मेरी ये कसरत छुड़वा दीजिए, मैं आराम से लेट इट भी। वैसे एक बार ऐसी हुआ जब मैं शिरडी जाती थी पहले, बहुत मुझे वहाँ बहुत एनर्जी फील होती थी। फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे वो बहुत कमर्शलाइज लगने लगा और वो एनर्जी वहाँ से गायब हो गई। तो मैं वहाँ बैठी और मैंने कहा आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगी, ये आपकी एनर्जीज यहाँ से आप तो चले गए हो या फिर कुछ तो है, क्या है। अब उस बीच मैंने कहा मेरा आप पे विश्वास भी उठ गया है कि ये क्या आप करवा रहे हो यहाँ पे इस तरह का। और मैं वापस आ गई और मैंने कहा मैं शिरडी बाबा के बारे में कोई बात नहीं करूँगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे 2 साल तक का बाबा ने वो जितना शिरडी एंड सनातन धर्म के बीच में जो बहस हो रही थी उसमें मुझे बैठा रखा था। एंड आई वाज लाइक अ न्यूट्रल पर्सन, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था कि व्हाट आर द पैक्स की क्या। एक अगर मंदिर में मूर्ति लगती है तो अगर बाबा की मूर्ति लगती है तो उसके पीछे भी कमर्शलाइजेशन होता है कि इतना % चढ़ावा मंदिर को जाएगा, इतना % ट्रस्ट को अब देखिए जिन मंदिरों में उस जमाने में रखी गई मूर्तियां जी वहां से हटाया जा रहा है। हाँ, तो बाबा अपने आप कर देंगे जो कर। बाबा मीन्स डिवाइन एनर्जी, किसी न किसी है ना। तो गुरु तत्व तो किसी में भी हो सकता है। वो सवाल कि कौन क्या था, क्या बैकग्राउंड था, क्या नहीं था, तो ऐसा तो नहीं। हमारे यहाँ तो आप देखें तो विश्वामित्र से लेकर के सब जितने बड़े बड़े साधु संत ऋषि हुए हैं तो उनके बैकग्राउंड्स बहुत वेग से रहे हैं, उसके बाद भी उनको जिस तरह का उनके बराबर उनका तो कोई सान ही नहीं रहा है। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कई बार क्या होता है, ईश्वर डिसाइड करता है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या रहा है। शायद मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ये रहा होगा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी या धर्म कर्म तपस्या वाला नहीं रहा है। आई कम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। मेरे तो घर पे लेफ्ट राइट सेंटर ऊपर नीचे सब फौज में, तो उसी तरह का माइंडसेट रहा, उसी तरह का वो चीज़ रहा। मतलब आज भी, एंड आई वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो आज भी मेरे घर पे लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या कर रही है, इसको तो यूपीएससी देना चाहिए था, इसको तो फौज में आना चाहिए था, इसको ना व्हाट इज शी डूइंग। तो वो एक रहता है, लेकिन ईश्वर की अपनी कृपा रहती है। ईश्वर जहाँ लेके जाना अगले चाहता कुछ सालों में वो जो आप लोग होरा और मेदिनी कहते हैं उसमें मतलब मास लेवल पे वर्ल्ड ओवर आपको क्या, क्योंकि हमने बीते दिनों बहुत सारे चीज़ें देखी हैं,
और सबसे ज़्यादा जो बड़ा सेटबैक था पूरी दुनिया के लिए वो कोविड था। जी। बहुत सारी जगहों पे वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, बहुत सारी जगहों पे इक्वेशंस बदल रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अमेरिका और ट्रम्प एकदम बदले हुए नजर आ रहे हैं इस बार के टेन्योर में। बड़ी बात क्या दिखाई दे रही है जो वर्ल्ड ओवर प्रिवेल करेगी? ये तो हम 2012 से इस बारे में प्रिडिक्शन करते आ रहे हैं। इनफैक्ट कोविड का भी मैं आपको बोलूँ तो 2019 का मेरा ब्लॉग था। ईयर जो हमारा हिंदू सनातन ईयर शुरू होता है अप्रैल में, कभी मार्च में, कभी अप्रैल में, उसमें कैलकुलेशंस डाल रही थी और मैंने कहा कि 2020 में महामारी तो नहीं बोला था मैंने, मास डिस्ट्रक्शन डाला था कि मास डिस्ट्रक्शन होगा। और जब कोविड आया तो उस टाइम पे वो समझ में नहीं आ रहा था, किसी को भी नहीं आ रहा था, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मास डिस्ट्रक्शन कोविड के फॉर्म में होगा। तो मैं ऐसे देख रही थी कि किसी और एस्ट्रोलॉजर ने या किसी और ने कुछ इसमें प्रिडिक्ट किया, नहीं किया, ये नहीं करा। एंड देन आई स्टार्टेड सिटिंग एंड स्टडिंग इट कि क्या है। तो जब भी सैटर्न एंड प्लूटो साथ में होता है ऐसी महामारी आती है। आप हिस्ट्री में उठा के आप देखेंगे, प्लूटो का नाम ही क्या है? यम, यमराज है ना। तो यम मीन्स डिस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, नेपच्यून रिजुविनेशन। प्लूटो को उतना महत्वपूर्ण कई एस्ट्रोलॉजर्स नहीं मानते। नहीं मानते, लेकिन उनका देखिए रिएक्शंस तो होते ही है ना किसी ना किसी फॉर्म में। और प्लूटो वगैरह ये प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल से ज्यादा मास लेवल में इम्पैक्ट देते हैं। तो जब लास्ट आया तो वो 1918-17 के आसपास वर्ल्ड वॉर 1 था, फिर 1945 के आसपास था। तो आप वो चीजें जब मैंने देखी तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी या बाकी लोग भी प्रिडिक्शंस मार रहे थे, डॉक्टर्स भी बोल रहे थे ये अभी खत्म हो जाएगा, तभी खत्म हो जाएगा। ऐसे जब तक का ये सैटर्न प्लूटो का कंजक्शन रहेगा किसी भी फॉर्म में, ये रहेगा। और मैंने कहा जनवरी 2023 के बाद ये थोड़ा सेपरेट हो रहा है, उसके बाद ये खत्म होने वाला है, उससे पहले नहीं खत्म होगा। और ये मैं कई सारे टीवी चैनल्स में इस बारे में तो अभी इस तरह का कोई सहयोग अब तो नहीं दिखाई दे रहा है? अभी तो नहीं, प्लूटो का ऐसा उतना आ रहा है। एक हल्का सा भी था ये अगस्त सितंबर में, तो थोड़ा सुनाई दे रहा था कि कुछ कुछ दोबारा से शुरू हो रहे हैं, वायरस है ये वो। वायरस तो कभी मरता नहीं, वो डॉर्मेंट चला जाता है फिर एक्टिवेट होता है, एक बार आ गया तो आ ही गया वाला बात होती है। बट मास डिस्ट्रक्शन की अभी जो है गुरु अतिचारी है, अभी थोड़े टाइम बाद शनि भी अतिचारी होने जा रहे हैं। तो अतिचारी का मतलब स्पीड बढ़ जाती है इनकी? स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड बढ़ जाती है तो कभी वो आगे पीछे होते जाते हैं। अब जैसे जेमिनाई में गुरु आए हैं मिथुन राशि में, और एकदम से अभी 18 अक्टूबर को कैंसर में चले जाएंगे 2-2.5 महीने के लिए, फिर वापस चले जाएंगे मिथुन राशि में, फिर उसके बाद 2 जून को फिर वापस आ जाएंगे कर्क में। और ये ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 2030 तक का ये गुरु का चलेगा। अब गुरु किस चीज के कारक होते हैं? अध्यात्म के कारक, ज्ञान के कारक, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक, गवर्नेंस के कारक, विवाह के कारक, संतान के कारक, धन धान्य के, मतलब सारी अच्छी चीजों के कारक तो गुरु हैं। अब जब गुरु को ही बैलेंसिंग नहीं मिल रही है, वॉबल कर रहे हैं आगे पीछे, तो आप सोचो ना, समाज आगे बढ़ रहा है फिर खटक से पीछे आ रहा है, फिर आगे बढ़ा, मतलब किसी को दिशा जो होती है वो समझ में नहीं आ रही है। गुरु के कारण हो रहा है ऐसा कि नहीं आ रही। अभी राहु ने बैलेंस कर रखा है, राहु ठीक है, राहु कुंभ राशि में है, अपनी स्वराशि में है, उसके बाद मकर में जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा पीरियड में आपको ये लेके चलूं 2027 तक का, तो फिर भी ठीक रहेगा। ग्रहण जरूर खराब है, अभी 2026 के मार्च में भी जो ग्रहण पड़ रहा है वो भी पूर्ण ग्रहण है, भारत के लिए अच्छा नहीं है। तो विश्व में बहुत सारे चेंजेस आ ही रहे हैं और आते रहेंगे। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जा रहे हैं। अमेरिका के लिए भी आई वॉज नॉट सरप्राइज, जब ट्रम्प का इलेक्शंस की बात चल रही थी, आई वाज सेइंग कि बंद तो जाएंगे लेकिन ये खुद के लिए तो ठीक रहेंगे, समाज के लिए ठीक नहीं रहेंगे। अमेरिका के खुद के लिए इस समय बहुत कठिन रहेगा। बहुत सारे ग्रहण से अमेरिका उस बीच गुजरा, भारत अभी 2-3 साल से ग्रहण से नहीं गुजरा था, अब गुजर रहा है। तो ये इम्पैक्ट आ रहा था उस चीज का। वही रशिया यूक्रेन का वॉर का भी उसी टाइम पे जैसे ही वो ग्रहण के इम्पैक्ट आ रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि तो अब ये ठीक होगा? रशिया यूक्रेन क्या सबसाइड होगा? देखिए, हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ईयर एंड शो था किसी एक चैनल पे, मैं बोल रही थी कि इस वर्ष 2025 के लिए कि मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा कहीं पे स्थिरता आएगी, रशिया यूक्रेन में भी पीस टॉक की बातें चलेंगी, है ना। तो कुछ ना कुछ तो एक इंडिकेशंस दिखे, चाहे वो इजराइल का, लेकिन ऐसा कोई फर्म इंडिकेशन समाप्त होने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। समाप्त होगा, धीरे धीरे करके होगा, लेकिन अभी देखिए ये सॉर्टिंग, ये अभी जैसे गुरु आएगा ना, चेंज होगा 18 अक्टूबर से गुरु जैसे ही कर्क राशि में आएगा, उसके बाद 2026 में 2 जून से आएगा कर्क राशि में। जैसे ही गुरु कर्क राशि में आएगा बैलेंसिंग करेगा और बहुत सारे लोगों को ना सद्बुद्धि देना शुरू करेगा कि भाई समाज कल्याण के लिए क्या चीजें अच्छी हैं, और वो जब होनी शुरू हो जाएंगी वो अच्छा होगा। जो आप जो परेशानी वाली बात बोल रहे हैं ना, वो मिड 2027 से आप लेके चलना 27, 28, 29
2029 तक का, ये समय बहुत कठिन रहने वाला है। इस समय जो एक्चुअल बवाल होगा वो उस समय होगा, क्योंकि उस समय शनि नीच के होंगे, उस समय राहु और केतु भी अपनी नीचस्थ स्थिति में रहेंगे। तो आपका ना तो सोशल मीडिया चलने वाला है, ना उस समय आपका शेयर मार्केट बहुत अच्छे से चलने वाला है, और शनि की वजह से सामाजिक कल्याण की चीज़ें नहीं होंगी या उस तरह की उत्थान पतन होगा, कुछ तो ऐसा होगा। राहु क्या होता है? राहु वायरस का भी कारक होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का कारक होता है, ये सारी चीज़ों में भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। सो राहु भ्रम में डालता है, लोगों को बहुत जल्दी ओवर सेंसिटिव लोग होने शुरू हो जाएंगे उस टाइम तक आने तक। भारत के लिए ये है कि भारत की मंगल की महादशा शुरू हुई, अभी तक चंद्र की थी तो हम बहुत अच्छी स्थिति में थी। मंगल में इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इंटरनेशनल टैरिफ्स, इन सब चीज़ों की तरफ हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 12वें भाव का मालिक जो फॉरेन एरियाज का लॉर्ड होता है, मतलब होता है, वो आपके सेकंड हाउस यानी कि आपकी वाणी वाले स्थान पे, आपकी आर्थिक वाले स्थान पे जाके बैठ गया। तो मंगल जब वहाँ पे बैठेगा तो मंगल आपको इंटरनेशनल टैरिफ्स पे क्वेश्चनिंग लेके आएगा, आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत काम करना पड़ेगा इस टाइम पे। तो ये आपकी सितंबर 2025 से जो शुरू हुई है वो अब लगभग 2032 तक का रहेगी। लेकिन भारत के लिए फाउंडेशन स्टोन है, स्पोर्ट्स में अच्छा होगा भारत। भारत के लिए डिफेंस सेक्टर में बहुत मेजर चेंजेस आएंगे, मेजर इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे, यूथ को लेके बहुत इन्वेस्टमेंट्स होंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को लेकर के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस अब जो बदलाव आएंगे वो आएंगे। अभी तक का 10 साल में हम इमोशनल लेवल पे खेल रहे थे क्योंकि चंद्रमा चल रहा था, अब हम प्रैक्टिकल लेवल में खेलेंगे। डिफेंस बहुत स्ट्रांग बनने वाला है, यूथ बहुत स्ट्रांग बनने वाला है इस समय, स्पोर्ट्स वाली चीज़ें जो है हमारी इंटरनेशनल एरिया में, अरीना में हमारी ज़्यादा निखर के आएगी। मुझे लगता है अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हमारे अभी आने वाले समय में हमको दिखाई देंगे। इलेक्ट्रॉनिक एरिया में बहुत होगा, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वी रियली नीड टू वर्क अ लॉट, वो वाला एरिया। लेकिन जो भारत के लिए जो अति उत्तम स्थिति आएगी वो आएगी 2032 से 18 साल, जो विश्व गुरु भारत बनेगा उस टाइम पे बनेगा। तो मतलब भारत जो अपने लिए ये फाउंडेशन जो ईयर्स बनेगा जो लक्ष्य लेकर चल रहा है 47 का, वो ठीक ही लेके चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज जैसी राहु की महादशा आएगी, राहु लग्न में आते ही सत्ता परिवर्तन करवाता है एक ऐसी दृष्टिकोण के साथ जहाँ पे भारत को सिंहासन में बैठाएगा। राहु विल नॉट पुट भारत इंडिया डाउन कहीं नीचे ले जाके, और उस समय में जो डाउन ट्रॉडन्स हैं, क्योंकि राहु उनको रिप्रेजेंट करता है, वो लोग जो सनातन का झंडा और ऊंचाई पे लहराता हुआ देखना चाहते मुझे हैं। नहीं दिखाई देता ऐसा। आप जब तक का सात्विक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, मैंने वही बोला ना, लव, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। देखिए सनातन धर्म बहुत शांत धर्म रहा है, एग्रेशन कभी हमारे धर्म में नहीं रहा, तभी हम इतने हजारों साल के मुगलों का जमाना, लेकिन वो अंग्रेजों लोग का जिन्होंने जमाना भी survive कर पाए। मजहब के नाम पे लोगों पे अत्याचार किए हैं, मंदिर तोड़े फोड़े हैं, दूसरों की जमीनें कब्जाई हैं, अत्याचार किए हैं, उनके लिए लर्निंग टाइम है। उनका भी तो धर्म की वजह से कर रहे हैं, तो केवल सनातनी थोड़ा धार्मिक हुए, वो भी तो अपने धर्म की वजह से कर रहे हैं, उनको सजा मिलेगी। उनके अपना राहु जो होता है, राहु होता है जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, या फिर जो लोअर तबके के लोग होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। जैसे सफाई कर्मचारी हो गए, या फिर जो बहुत मेहनत करके मजदूर कर रहा है, ये कर रहे हैं, तो उन सबको रिप्रेजेंट करता है। इन सब के लिए, इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए उस समय काम होने शुरू हो जाएंगे। सत्ता में इस तरह के लोग ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे। राहु मुसलमानों का भी कारक होता है बाय द वे, और उनका भी थोड़ा सा स्टैंडिंग भारत में अच्छी होनी शुरू हो जाएगी 2032 से, मैं आपको बता रही हूँ। बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ करेक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया। लेकिन ये तो नंदिता जी, आज भी वर्ल्ड ओवर कंपेयर जब किया जाता है तो कहते हैं कि भारत में मुसलमानों की स्थिति बहुत अच्छी है। वो तो वैसे भी अच्छी है, आगे और अच्छी होगी। और जो इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं कि यहाँ पे मुसलमानों को, जैसे मैं इंग्लैंड में थी, अभी लंदन में थी, इतने बड़े बड़े बैनर्स देख रही थी मैं, वेस्टमिनिस्टर के पास जो ब्रिज है उसमें एंटी इंडिया स्लोगन्स क्रिएटिंग की, मुसलमानों को वहाँ बहुत खराब। और मुझे इतना सरप्राइज हो रहा था कि मैं, मतलब क्या ये मीडिया पब्लिसिटी यहाँ पे हो रही है इस तरह की, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। तो वैसी वाली स्थितियाँ भी बन रही हैं, लेकिन वो करेक्शंस होने शुरू हो जाएंगे उसके बाद, है ना। तो लेकिन ये जो शरणार्थियों की तमाम जगहों पे, खास तौर से जो इस्लाम के मानने वाले लोग गए, दूसरे देशों में, यूरोप में गए, शरणार्थी के तौर पर गए, और वहाँ अब प्रॉब्लम के तौर पर देखे जा रहे हैं उन मुल्कों की तरफ से, ये क्या वाकई वहाँ एग्जिस्टेंस के लिए, वहाँ के अस्तित्व के लिए किसी तरह का खतरा बनेगा, या इस तरह की चुनौतियों से भी ये तमाम देखिए, हम मुल्क नए वर्ल्ड ऑर्डर पे तो जा ही रहे ना, चेंजेस तो आएंगे, और चेंजेस आपके शुरू होंगे मिडिल ईस्ट से। मैं ये
इस साल के मतलब नवंबर दिसंबर में जो शोज होते हैं आने वाले साल का क्या होगा, तो राहु इस समय एक्वेरियस में गया, अपनी राशि में गया, तो मैं ये बोल भी रही थी कि मिडिल ईस्ट से एक संकेत जाएगा पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में कि अब नया वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से बनना चाहिए या कैसे होना चाहिए। पाश्चात्य जितनी भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज को अपना करेक्शंस करने पड़ेंगे अब, क्योंकि वो ना एक सर्कल में घूमता है। हर 2000 साल में आपकी सभ्यता घूमती है और दूसरी सभ्यता वर्चस्व में आती है। तो अभी जैसे पाश्चात्य होती है, अब धीरे धीरे ईस्ट की तरफ आ रही है। अब ईस्ट वाली सभ्यता स्ट्रांग होती जाएंगी। तो इनके जो अपने कोर स्ट्रेंथ्स हैं, हमारे अध्यात्म है या जो भी है, वो सारी स्ट्रांग होती जाएंगी। आप वेस्ट में भी अभी देखोगे ना, तो आप मेरे तो आई थिंक इंडिया से ज़्यादा क्लाइंट्स वेस्ट के हैं और बहुत शिद्दत से और बहुत सिंसियरली मेडिटेट करते हैं, बहुत सिंसियरली अध्यात्म को फॉलो करते हैं। सो दैट चेंज इज कमिंग। मैं यंग जनरेशन में देखती हूँ, मेरी बेटी बाहर पढ़ रही थी तो मैं चाहती थी मिलने के लिए उससे, उसके सारे दोस्त जितने हैं, आंटी मेडिटेशन सिखा दीजिए, ये कर दीजिए। तो ये वो युवा वर्ग में, युवा पीढ़ी में जब इस तरह की एक उत्सुकता आनी शुरू हो जाए कि हमको ये सीखना है, हमको ये पता करना है कि क्या है, एंड वो उस तरह के पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो वो देख करके मुझे लगा कि हाँ, संभवतः अब ये पीढ़ी, शायद आप जितना भी जेनजी का कुछ भी बोल दें, मैंने आज भी जेनजी में वो एक अध्यात्म के लिए स्ट्रीक देखी है और अलग अलग जगह जाके देखी है कि उनकी जो इंटेंसिटी है टू नो थिंग्स, और अगर उनको अच्छा गाइड मिल जाए, अच्छा मेंटोर मिल जाए, ये पीढ़ी बहुत अच्छा करेगी। जो अभी तक हम लोग बहुत ज़्यादा उस तिरस्कृत नज़र से देख रहे हैं इस पीढ़ी को कि इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, सब कुछ इनको प्लेटर में मिला हुआ है, तो ये कुछ काम नहीं करना चाहते। लेकिन इसके अलावा भी उनके अंदर वो स्ट्रीक है टू फाइंड आउट। ये ऑपरेशन सिंदूर वाली नौबत फिर से आती देखती हैं क्या? ऑपरेशन सिंदूर की देखिए, मंगल है, मंगल की दशा शुरू हो चुकी है, और जब मंगल की दशा शुरू हो जाती है तो मंगल जो है हमारा फॉरेन कंट्रीज का कारक है, सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, तो और मंगल डिफेंस का कारक होता है। तो आप किसी भी अंदेशे से रुक नहीं सकते। लेकिन आप ये देखिए, मैं तो अभी भी बोलूँगी डायलॉग्स के थ्रू अगर आप चीज़ों को करेंगे बेटर तो अच्छा रहेगा। ये फिर मैं बोली, मतलब वो बड़े रिपीटिशंस मेरा लग रहा है कि मैंने ये बोला, पर ये साल का जब शुरू हो रही थी, फिर ईयर एंडर में बोल रही थी कि पाकिस्तान को इस वर्ष में हेल्प मिलेगी और कहीं ना कहीं से मदद मिलती जाएगी। और जिस समय वॉर भी शुरू हुआ था, वो मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि अप्रैल से लेकर के 6 जून तक का समय ठीक नहीं, क्योंकि उस समय मंगल नीच का चल रहा था। और हम तो पूरा प्योरली हमारा जो भी प्रिडिक्शन होता है एस्ट्रोलॉजी बेस्ड होता है। तो उसके बाद भी जब वो सारी स्थितियां बनी, तो तब भी बहुत सारे मतलब चैनल्स में हम जब बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे खंडित हो जाएगा। मुझे खंडित नहीं दिख रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की दशांतर दशा अच्छी चल रही थी, तो खंडित कैसे होता? सब देखे मैंने, तो दशा में देखा। तो अभी तो वहां बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनवा तक तमाम विद्रोह चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं ना, उस वक्त की में जो दशांतर दशा, तो अभी आने वाले दिनों में इम्प्लोड होता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान आपको? उतना नहीं होगा, थोड़ा सा ये तो रेजिलियंस या रहेगी उसके अंदर। वो पाकिस्तान दबाना की कोशिश कर रहा है अभी, पर अमेरिका का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट्स अभी पाकिस्तान में हुआ है। आप देखिए, मदद बहुत मिली है। आपके खुद के ट्रम्प के सन एंड सन इन लॉ दोनों ने ही वहाँ पे मेजरली क्रिप्टो करेंसी का बेस बना दिया है टू कंट्रोल द साउथ ईस्ट एशिया। वो पाकिस्तान को खंडित कैसे होने देंगे, आप ये बताइए? खंडित होगा तो उनका लॉस होगा प्रैक्टिकली। मतलब आप सोचिए, एस्ट्रोलॉजिकली मत, अगर आप ऐसे सोचिए। इस समय नहीं, ये एक साल तो नहीं दिखाई देता। एक साल के बाद जैसी दशा बदलेगी, अगले जून के बाद से पाकिस्तान की बैंड बजने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन अभी एक साल कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनती जाएंगी कि पाकिस्तान प्रोटेक्ट होता रहेगा, कोई ना कोई आगे आके उसको। अब आप देखिए ना, सऊदी अरेबिया ने उसके साथ एक पैक्ट कर लिया, उनकी ट्रेडिंग वो हो गई है कि तुम्हारे ऊपर अटैक मीन सऊदी पे अटैक। सो यू टेल मी दैट कि अगर हम दोबारा अगर ऑपरेशन सिंदूर टाइप करें तो हम एक दुश्मन और खड़ा कर लेंगे। नहीं, लेकिन अभी उसमें बहुत सारी चीजें नंदिता जी क्लियर नहीं है टेक्निकली। ठीक है, जो भी है, बट एक मीडिया पर्सपेक्टिव जो बनता है, वो एक परसेप्शन जो दूर से बनता है, वो ये वाला है। हालांकि क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से किए हुए किसी भी आतंकवादी हमले को सऊदी ओन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। आप ये बताइए ना, पाकिस्तान को तो यूएन में बैठा करके वो एंटी टेररिज्म के उसमें आपको हेड बना करके बैठा दिया। वो यूनाइटेड नेशन, ये बात सच है कि कई लोग इसको कि जिसके हाथों में एंटी टेरर, उसका 2 जगह में एंटी टेरर का बना दिया। किस बेसिस से बना रहे हो भाई? आपने तो पूरे इंडिया के ऊपर आतंक करके आपने इंडिया को दबा करने की कोशिश करी। इंडिया ने अपने सेल्फ डिफेंस में काम करा, तो तुम्हें किस बात की लोग बैठ करके वर्ल्ड ऑर्डर जो है बैठ के तुम्हारी पीठ थपथपा रहा है और इंडिया को उंगली उठा रहा है? तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का प्रॉब्लम है।
इंडिया का इस समय ग्रह नक्षत्र इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वीक है. वी नीड टू वर्क ऑन दैट एरिया. ये ग्रह नक्षत्रों की बात है. पाकिस्तान का इस समय ग्रह नक्षत्र उसको तो एक support आदमी करना तो है अंगूठियां पहन लेता है, हवन कर लेता है, कुछ कर लेता है, उपाय कर लेता है. देश क्या कर सकता है? देश में उस देश के रहने वाले जो लोग हैं और जो सत्ता को गवर्न करने वाले लोग हैं, उनको भी थोड़ा ग्रह गोचर का थोड़ा सा अनुसरण कर लेना चाहिए. बहुत फर्क पड़ता है. अगर उस समय पता होता, जैसे जिस तो समय हम लोगों की attack होता- जानकारी तो यह है कि ग्रह गोचर पे ध्यान देते हैं. पता नहीं, मुझे लगता है कि जिस समय अटैक हुआ था उस समय द्विस्वभाव लग्न चल रहा था, जहां तक मुझे याद है. और मैंने तब भी कहा था कि इस लग्न में अगर आप अटैक कर रहे हो तो ये हमारे लिए बूमरैंग बैक करेगा. हमको सफलता नहीं लेके आएगा, चाहे हमारी फोर्सेस कितना ही अच्छा करें, कुछ करें. इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की वजह से हम कष्ट में आएंगे. वी नीड टू वर्क ऑन दैट. आप मैंने मतलब फेसबुक पोस्ट वगैरह भी देखे तो मैंने लिखा कि ये तो हो गया, अब नेक्स्ट जो चैलेंजेस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, प्लीज डू समथिंग ऑन दैट पार्ट. अगर आप नहीं करेंगे उस चीज में, आपको दिख रहा है कि दशा अंतरदशा आपकी ऐसे आने वाली है, आपको ये एरियाज है, आपका टैरिफ का एरिया, यू हैव नॉट वर्कड ऑन दैट. आपका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एरिया भी, द बॉटम लाइन एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हमने वर्क ही नहीं करा, या अगर करा है तो उसका अभी तक का रिजल्ट हमको उतना दिखा नहीं है ना. तो वो दिखने के लिए वो मंगल का इम्पैक्ट, मंगल मीन्स यूथ, मंगल मीन्स डिफेंस, तो आप उनकी सुनिए, आप उनके हित में कुछ करिए, उनके हित में आप काम अच्छा, करेंगे. अगर मान लीजिए एक और ये महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं कि अगर कोई देश को चलाने वाला व्यक्ति है, वो ज्योतिष में, ग्रह गोचर में, इसमें भरोसा करता है जी. लेकिन साथ में उस समय जन भावनाएं क्या हैं, देश क्या सोच रहा है और क्या चाह रहा है, ये भी उसके सामने है. और कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जहां उसको गो स्लो शायद होना चाहिए गोचर के हिसाब से, लेकिन जन भावनाएं कहती हैं कि यही वक्त है और अभी ही वक्त है. तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? मैं आपको बताऊं, ये देश जो अभी इस समय बचा है ना, बहुत सारे लोगों ने बोला मोदी जी का ये हो जाएगा, मोदी जी का वो हो जाएगा. आई थिंक आई वाज ओनली एस्ट्रोलॉजर सेइंग मोदी जी का कुछ नहीं होगा. उनकी बुध की अंतर्दशा आ रही है, मंगल की महादशा है, और इस समय देश के नेतृत्व के लिए वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस समय. यू नो, दिस इज अगेन एस्ट्रोलॉजिकल प्रोटेक्शन. मतलब नथिंग दैट की, मतलब मैं उनको जानती नहीं हूँ, मैं तो उनको एज अ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जानती हूँ. पर इस समय जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर का भी जो इम्पैक्ट हुआ है, या उसके बाद भी जो हमारी हुए, क्योंकि मंगल की उनकी महादशा चल रही थी और अभी 7 जून तक का उनकी अंतर्दशा शुरू नहीं हुई थी. 6 या 7 जून से उनकी बुध की अंतर्दशा शुरू हुई है. बुध उनका उच्च का है, और उच्च का बुध अस्त का है, लाभ के स्थान पे बैठा हुआ है. तो बुध जो है, धीरे धीरे आप देखिए अमेरिका भी थोड़ा सा टैरिफ में सॉफ्टन होना शुरू हुआ उसके बाद, है ना. अभी और जैसे जैसे बुध स्ट्रेंथ, अभी तो करंटली बुध अस्त है ऑलरेडी, तो जैसे जैसे बुध स्ट्रेंथ गेन करेगा, वैसे वैसे मोदी जी का अपना, सब बोले थे 75वां वर्ष में आए, से नथिंग, ही विल बी देयर, क्योंकि उनके ग्रह गोचर उनको गद्दी से नीचे ही नहीं ला रहे हैं, तो कैसे कोई नीचे लेकर के आएगा उनको. तो इट इज ऑल्सो अबाउट द लीडर्स प्लैनेट्स कि कैसे. अब राहुल गांधी जी के लिए लोग जब पप्पू बोलते थे उनको, तो मैं तब बोलती थी कि इनके तो ग्रह गोचर बढ़ने वाले हैं, आने वाले तो आप 2014-15 से देखेगा ये उठना शुरू होंगे जैसे इनकी 7.5 खत्म होगी. और अभी लास्ट ईयर जब इलेक्शंस हुआ थे, सेंट्रल इलेक्शंस, आई थिंक आई वाज ओनली एस्ट्रोलॉजर टू से कि एनडीए 295 से क्रॉस, मतलब 300 क्रॉस नहीं करेगी. सब 400 पार बोल रहे थे. और एक किसी चैनल में बैठी थी, वो उन्होंने जबरदस्ती खींच के मेरा प्रेडिक्शन में ग्राफ डाल दिया 290 से 310. मैंने कहा 310 कहाँ से आ गया. आई हैड टू टेल वैसे नहीं नीचे करिए इसको, क्योंकि आई एम वेरी कन्विंस्ड कि इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं. 295 ±2, बियॉन्ड दैट नहीं जाएगा. और बीजेपी उससे ज्यादा नहीं जा रही है, मेजोरिटी में तो आएगी नहीं. 170 तो जा ही नहीं रही किसी भी हाल में. और कांग्रेस के लिए, कुछ कांग्रेस के भी फॉलोअर्स, मेरे तो ऑल अक्रॉस द पार्टी सभी फॉलो करते हैं, वो खुद बिलीव नहीं कर रहे थे कि वो 100 के पास आएंगे. जब मैंने उनको बोला था कि आप 100 के आसपास आ जाओगे, है ना, तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम तो 70 के आसपास भी आ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है. मतलब दैट इज द एक्सपेक्टेशन वो कर रहे थे. तो ये ग्रह गोचर की चाल होती है. और ये ग्रह गोचर उस समय भी मैंने कहा था कि मोदी जी के लिए कांटों का दाग. बिहार में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिहार के लिए भी मैंने ठीक से बैठी नहीं, क्योंकि मुझे सबके लिए देखना पड़ता है. लेकिन ये चीज आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी का शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, और शुक्र की अंतर्दशा उनकी अगले जून 2026 तक रहेगा. शुक्र उच्च का है. सिंहासन में तो वो आगे पीछे रहेंगे ही रहेंगे, मतलब सत्ता में रहेंगे. अब जिसको अपनी सत्ता बनानी है उसको अपनी तरफ खींच के रखे. ये एक क्लू है बिहार इलेक्शन के लिए कि नीतीश कुमार जी को पटा के रखिए, अपने पास रखिए, तो आप सत्ता में. तो शुक्र अगर अच्छे हैं तो बीच में वो ऐसे एलिस इन द वंडरलैंड जैसे क्यों दिखाई देते? इसलिए क्योंकि उनकी हेल्थ ना, बाकी भी तो इम्पैक्ट करेगा ना, प्लैनेट्स वगैरह, तो हेल्थ तो उनकी ठीक नहीं है. हेल्थ में तो आई वुड नॉट वांट टू कमेंट ऑन. ये चैलेंजिंग है क्या टाइम? हेल्थ इज चैलेंजिंग टाइम, हेल्थ इज चैलेंजिंग फॉर हिम.
अगर वो हेल्थ अपनी ठीक करके रखते रहे तो नीतीश कुमार जी की मतलब अपनी जाने जाने में मतलब पूरा तो अब तो वो कह चुके हैं कि अब कुछ हो जाए हम अब नहीं बदलेंगे। उनको कहते हैं ना पलटी मार, हाँ, तो उनको कहते हैं आप पलटी नहीं मारेंगे, आप जब तक हैं या हम भाजपा के साथ रहेंगे। तो आप लेकिन कह रही हैं उनको तो कि सत्ता को सुख भोगना है। हाँ। अब कौन सी पार्टी ज्यादा लेके आती है वो उस सत्ता में का सुख हम तो भोगेंगे। डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं आप कि dots सत्ता का connect सुख करते नीतीश जी रहिए। को भोगना है। नीतीश जी कह रहे हैं हम बीजेपी के साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बीजेपी आएगी, फिर आप लगा लीजिए, है ना। पर मैंने अभी बीजेपी का चार्ट नहीं देखा, बिकॉज मुझे वहाँ के जो मेन लीड वहाँ पे करेंगे बीजेपी के, मुझे उनका नाम भी नहीं पता या कौन करेंगे ये भी नहीं पता। और इधर मुझे मैंने अभी तेजस्वी वगैरह की देखी नहीं, पर तेजस्वी का जी का भी चार्ट अच्छा है, ऐसा नहीं है। एंड प्लस राहुल गांधी जी की जो है अभी नवंबर से राहु की महादशा शुरू हो रही है। राहु उनका स्वक्षेत्री है भाग्यस्थान पे, जो मेरे पास चार्ट है। मतलब हम तो जो गूगल में रहता है उसी को देखते तो हैं। राहुल गांधी का आपने कहा था कि यहाँ से ग्राफ आपने कहा 2014-15 से उठना, हालांकि उसको उठना किस सेंस में राजनीति में देखिए असल में देखिए आइसोलेशन ना, में। तो उनका जो टैगलाइन उनके साथ चलती थी वो हट गया। आप देखिए अब उनकी बात को लोग तवज्जो देने लग गए हैं। उसी के बाद धीरे धीरे करके उन्होंने मतलब नहीं, लेकिन एक 2014 दूसरे early, मतलब आई थिंक 2017 वगैरह के आसपास ये बात बोला होगा आपकी मैंने। ठीक है कि अगर उनको उन्हीं से कंपेयर करें, हम्म, राहुल गांधी को राहुल गांधी से कंपेयर करें, तो दैट वेज मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर हिम। लेकिन अगर कंपैरिजन में बात करें तो वो पार्टी को सब्सटेंटिव सीट्स जिताने के हिसाब से या उसको सरकार तक ले जाने के हिसाब से, देखिए राहुल गांधी जी एक ऐसी पोजीशन में आ गए थे जहां उनकी लीडरशिप में ही क्वेश्चन आ गया था। एंड पीपल इवन द कांग्रेस वेर थिंकिंग कि हम अलग हो जाएं, हम इधर दूसरी पार्टीज में जाएं, या हम एक अलग लीडरशिप लेके आए। विद इन द पार्टी ये एक एजिटेशन होना शुरू हुआ था। वो एजिटेशन हट करके आज वो सारे के सारे वापस मिल करके राहुल गांधी जी को एक लीडरशिप की तरह देख रहे हैं। तो दैट इज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन वेयर दे आर लुकिंग एट हिम कि हाँ ही इज अ लीडर टू रेकन विद। स्पेशली जब उन्होंने अपनी पद यात्रा की। पद यात्रा क्या हुई? मेहनत, शनि, आपने ना शनि ने कर्मठता दिलवाई, तो आपने वो कर्म किए, आपने वो कनेक्ट करा लोगों के साथ, मासेस के साथ, तो वो उसका कुछ ना कुछ एक रिपल इफेक्ट की तरह से असर तो हुआ कुछ ना कुछ। नहीं, हाँ। आप इधर देखें ना, आप मोदी जी के साथ नहीं कंपेयर कर सकते ना। उनके तो चार्ट में लग्नेश की महादशा चल रही है, रोचक नामक महापुरुष योग बना हुआ है लग्न में बैठा हुआ। तो आप ऐसे वही ऐसे थोड़ा टक्कर मार सकते तो हैं ना। टक्कर की बात, तो कंपेयर तो वही होगा ना कि कंपेयर देखिए, लीडरशिप जो बिल्कुल ही गिरी हुई थी वो उठ के तो आई। हाँ पर अभी आप हाँ, कंसोलेशन प्राइज जैसा ही दिखाई दे रहा है। पर आप ये देखिए, राहुल गांधी जी की राहु की जैसी दशा शुरू होगी। हम्म। एक बहुत मेजर राहु होता है पॉलिटिक्स का कारक, उनके अंदर या तो ये कब politics- शुरू हो रही है? मेरे पास जो चार्ट है उस हिसाब से तो इस नवंबर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही ये शुरू होगी उसके बाद जो उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन है वो बहुत शार्प होता जाएगा, तेज होता जाएगा, या उनको पॉलिटिकल सपोर्ट कहीं से मिलता जाएगा, चाहे नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल, आई डोंट नो दैट। बट वो राहु की दशा होती है 18 साल की, एंड जैसे जैसे वो पिक करते जाएगी राहुल गांधी। या तो आपने एक और मौका दे दिया लोगों को, उनको जो कहते हैं कि इंटरनेशनल सपोर्ट इनको मिलता है जॉर्ज पता सोरोस नहीं। से अब लेकर देखिए मेरे साथ तो ये होता है कि मैं बीजेपी की जब बात करती हूँ, उनके प्रो में बात करती हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि हाँ हाँ आप तो एस्ट्रोलॉजर है, सनातनी है, तो आप तो बात करेंगी। जब मैं राहुल गांधी की बात करती हूँ तो उसे ट्रोल होती है, राहुल गांधी के एस्ट्रोलॉजर है। हाँ। ये इनके फेवर में तो बात करेंगे, इनको हाँ। यही मिले। लेकिन आपको लगता है नंदिता जी, क्योंकि आप स्पिरिचुअल और रिलीजियस और इन तमाम मामलों में दखल रखती हैं, कि हमारी इस पूरी सोसाइटी को पीसफुल होना हमारी पहचान है, लेकिन वो पीसफुल होना हमारे लिए बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो गया कई बार? नहीं होता तो है, लेकिन आप ये भी देखिए ना, हिस्ट्री में हम जो है ना कलयुग में हम बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, या हमको इमीडिएट वो एक्सेस चाहिए होता है। पर हमारी उसी, क्योंकि वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, हमसे हमारे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है। शांति है के ना? पुजारी होने का बड़ा नुकसान हो गया हमको। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप ये भी देखिए कि इतने वर्षों तक का मुगलों ने शासन करा, उतने वर्षों तक, हजारों वर्षों तक का अंग्रेजों ने शासन किया, उसके बावजूद सनातन टिका रहा। तो ये सनातन सत्य में की राह में आज भी ये आप महत्वपूर्ण बात कह सबसे रहे हैं। ज्यादा है। लेकिन तो दूसरा इसका मेरा मतलब क्या है कि आपने जो पीसफुल अपना धर्म रखा अपने पास, है ना, आप उससे हटे नहीं। जो कमजोर थे वो हट गए, वो शायद कन्वर्ट भी हो गए या जो भी हो गए, लेकिन जो सच्चा सनातनी था, जिसको अपने ईश्वर में, क्यों हमारे सनातन में तो शास्त्रार्थ का भाव है ना। हम ऐसा तो है नहीं कि हम अपने भगवान को क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। हम तो भोलेनाथ पे भी डांट जाते हैं, उनको भी बोल देते हैं आपने नहीं करा, क्यों नहीं करा। किसी और धर्म में कर सकता है कि कोई क्राइस्ट को या फिर कोई प्रॉफिट को बोल सकता है? ऐसा नहीं बोल सकता। हमारा एक धर्म ऐसा है जो बिल्कुल इतना व्यापक है,
कि अगर हम एक गॉड को मान रहे हैं तो भी हम सनातनी हैं, हम 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं तो भी सनातनी हैं, हम मंदिर जाते तो हैं, नहीं जाते तो हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हैं, हम आर्य समाज फॉलो कर रहे हैं तब भी हैं, है ना, हम मूर्ति पूजन कर रहे हैं तो है नहीं। तो वो जो सनातन में है शास्त्रार्थ का, आप ये तो देखिए आप ये ऋषि कह और रहे हैं कि इतना ऋषिकाएं सारा होने के बावजूद हमारा वजूद रहा, तो एक हमेशा तो ये है, रहेगा, वो जाएगा ही नहीं, वर्चस्व में रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन दूसरा ये है कि हमारी किस्मत में ये क्यों है कि हम इतने लोगों से सब्जुगेट किए जाएं, इतने लोगों को आक्रांताओं को झेलें, उसके बाद अपने आप को ये सांत्वना पुरस्कार दें कि देखो उसके बावजूद हम बचे रहे। हम ऐसे क्यों नहीं हैं कि हम अपने अस्तित्व को बचाएं, दूसरों के अस्तित्व पे की भी संकट आए तो उसकी रक्षा कर सकें, और इसको जो विश्वगुरु वाली बात आप कह रही हैं, अपना अस्तित्व बचाने के साथ हम ये भी कि हमको ये कंसोलेशन प्राइज ना रखना पड़े कि हमको इतना आक्रमण हुआ फिर भी हम बचे, आक्रमण कोई कर ना पाए। नहीं, कंसोलेशन प्राइज नहीं है, आप ये देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे उसमें नागा साधु होते हैं जो डिफेंडर्स ऑफ सनातनी होते हैं। जब भी सनातन में कष्ट आता है नागा साधु आते हैं और वो फाइट करते हैं। दे आर द वॉरियर क्लास। जो सनातन में जो साधु पद्धति में भी जो वॉरियर क्लास होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि डिफाइंड नहीं है कि बिल्कुल ही आपको पैसिव होना है। धर्म की रक्षा तो सर्वोत्तम है, लेकिन आप किस बेसिस में धर्म की रक्षा कर रहे हैं? आप क्या चीज को करके, क्या किसी को मार करके आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं? डिफेंस आपका कितना कहाँ तक आ जाएगा? हु विल एक्चुअली ट्राई टू जज दैट कि ये आपका कितने लेवल तक का अग्रेसिव होना। आपने अब जैसे देखिए सनातन का अगर एग्रेशन है, आपने कोई एक सर्टेन लेवल में आपने बोला, आपने उस लेवल तक आपने किया। जैसे फॉर एग्जांपल जब कभी ऐसी बात आती है और हम जब रैशनलिस्ट और साइंटिस्ट से बहस करते हैं अबाउट सनातन एंड एस्ट्रोलॉजी, तो बात करने का तरीका होता है। बात तो हम भी रखते हैं, पूर्ण रूप से रखते हैं, पूरे साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ रखते हैं। तो आज की तारीख में कोई भी, आई हैव नॉट सीन अ रैशनलिस्ट और अ साइंटिस्ट हु कैन रियली स्टैंड अप टू द फैक्ट्स दैट आई कम अक्रॉस विद, या फिर मेरे साथ जो और बाकी क्योंकि कंटेम्परेरी ये जो टॉलरेंट सोसाइटी होने का, सहिष्णु सोसाइटी होने का, अभी जैसे आपने ये फिल्म देखी होगी, एक फिल्म आई बंगाल फाइल्स, उसमें एक महत्वपूर्ण बात है जहां पर गांधी जी से ये कहा जाता है कि हमारी महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं इसको कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, इसके लिए तो हमको प्रतिकार करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि ऐसे में कोई भी उन पर काउंटर अटैक ना करे जो अत्याचारी हैं उन पे। महिलाएं अपने जीभ को अपने दांत से दबाकर, काट कर या अपनी सांस रोककर अपने प्राण त्याग दें। क्या ये तरीका होना चाहिए? नहीं, देखिए अब गांधी जी, वो तो गांधी जी बोल रहे थे, बट वो तरीका भी, वो तो एक्सट्रीम है ना, एक्सट्रीम पैसिवनेस है। बिल्कुल। सनातन कभी आपको एक्सट्रीम पैसिवनेस होना नहीं सिखाता। सनातन ये बात करता है कि आप अपने धर्म की रक्षा करिए, लेकिन शांतिपूर्वक करिए। तो ये जो हमारे परशुराम भी है हमारे उसमें, बिल्कुल, कृष्ण ने भी अस्त्र उठाने के लिए अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन वो धर्म हिंसा तथैव च में ये नहीं होना चाहिए कि हम अननेसेसरी फिर उस चीज का फायदा उठाएं। हाँ, उस चीज को वो बैलेंस वो आपको समझना पड़ेगा। बैलेंस आपको, क्योंकि आप सनातनी हो, आप कोई और धार्मिक उसमें नहीं हो। सनातन में तो सबसे सुंदर चीज है कि आप उस धर्म को फॉलो कर रहे हो जो आपको शिक्षा देता है कि शांति रखो। लेकिन अगर तुम मेरे घर पे आए और तुमने मेरे घर को अटैक किया, तो मेरे घर की रक्षा करना भी मेरा धर्म है। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताइए नंदिता जी कि ये आजकल हम देखते हैं, अब ज्यादातर लोग, एक कमरे में 4 लोग अगर बैठे आपको दिखाई दे, और जब आप करीब से जाकर देखेंगे तो 4 लोग बैठे होंगे लेकिन सब अपने फोन में लगे हुए होंगे, सब अपना फोन देख रहे होंगे। राहु का युग है। मतलब एक दूसरे से पास रहकर भी लोग दूर हैं। खैर, ऐसी स्थिति में लोग जो सर्फ कर रहे हैं, जो रील्स देख रहे हैं, उसमें हर दूसरी तीसरी रील वास्तु के बारे में बताने वाली, उपाय के बारे में बताने वाली, ग्रहों के बारे में बताने वाली। कितना सटीक पाती हैं आप ज्यादातर रील्स और उपाय जो आजकल ये सब बताए जा रहे हैं इसमें? मेरा तो सभी दर्शकों से निवेदन है, कृपया इन रीलों को फॉलो मत करिए। खुद का मैंने देखा उसमें मंत्र गलत बता रहे हैं, उपाय गलत बता रहे हैं, कुछ भी बोल करके बस वायरल करनी है रील को, तो आप वायरल कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा सेंसेशनल आप चीज़ बोल दो तो वायरल हो जाएगी रील। तो आपका हुआ क्या, आपको मान लीजिए किसी ने 20 लाख व्यूज़ आ गए किसी रील में, अब वो 20 लाख में से मान लीजिए 10,000 लोगों ने भी आपकी बात फॉलो कर ली, आपका कहा हुआ मंत्र फॉलो कर लिया या आपके कहे हुए उपाय फॉलो कर लिए। खुद तो आपने इतना बड़ा कार्मिक अपने लिए डेप्थ क्रिएट कर लिया। उन 10,000 लोगों का कितना आपने उनको एक भ्रमित कर दिया। वो गलत अगर आप मंत्र पढ़ेंगे तो मंत्र में तो इतनी शक्ति होती है कि वो लपट करके आपको ऐसा डंडा मारेंगे, चाहे वो देवी का मंत्र हो या किसी देवता का मंत्र हो। स्पेशली देवी का मंत्र, देवी की तो एकदम से जागरूक उष्मा है ना,
तो अग्नि तत्व है, वो तो पटक के मारेंगे वापस उठा करके अगर गलत मंत्र पड़ा, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या ये रील वाले, क्या ये उपाय वाले लेंगे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि किसी घर में तबाही और हो गई, किसी के घर में अगर बीमार नहीं था तो बीमार हो गया व्यक्ति, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो आप किसी अच्छे जो जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जाने माने पंडित हैं, जिनको आपके घर में फॉलो करते आए हैं लोग, जिनके मतलब एक आप बैकग्राउंड चेक तो करिए कि कैसे कैसे उपाय आ रहे हैं। मंत्र इतने गलत, अब जैसे माता लक्ष्मी हो या किसी का भी जो फीमेल डाइटी होती है, तो उसको संस्कृत में पीछे 2 आई की मात्रा करके लक्ष्मा, देव्याई नमः, देव्याई नमः, सरस्वती, है ना? सरस्वती आप देव्याई उसमें नमः। मैं देख रही थी देवाय नमः, है ना, सरस्वताय नमः, मतलब ये क्या है? आप गलती मंत्र बता दे रहे, मतलब वो स्त्रीलिंग को आपने पुरुषलिंग बना दिया, पुल्लिंग बना दिया। आप पुल्लिंग बना करके आप मंत्र कोई पढ़ सकता है स्त्री देवी का? ये बहुत सरासर गलत नहीं तो है। ये तो व्याकरण वाली अशुद्धियां हो गई। बहुत कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी के उच्चारण में दोष हो सकता है। लेकिन मैं एक बहुत दूसरी बात कह रहा हूँ, इंटेंट का सवाल है। मुझे लगता है कि अब जैसे या तो शास्त्र के हिसाब से आप कहीं से कोई सोर्स बताते हुए कि आपने कहाँ से ये देखा, कहाँ से सुना, कहाँ से सीखा, और आप किसी को बता रहे हैं। लाल किताब ही बेशक हो, लेकिन आप बताएं कि लाल किताब में अमुक जगह पर ये लिखा हुआ है। अब तो ये चल गया है कि मतलब अगर कोई किसी को ये भी बताए कि आधे ग्राम धनिया दाएं कान में डाल दो और 20 ग्राम हल्दी दाएं कान में डालते रहो तो आपका अमुक ठीक हो जाएगा, इस तरह का भी उपाय कोई बता सकता है आगे? ये तो अब फिर आपकी खुद की सोच है ना। राहु भ्रम कर रहा है, राहु सोशल मीडिया इज राहु। राहु क्या करता है? भ्रमित करता है। और भ्रमित, अभी तो राहु अपनी राशि में, इसमें तो सोशल मीडिया बिल्कुल उजागर होके आएगी। आप देखिए, मैं पॉडकास्ट करती नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में हूँ नहीं, मतलब टीवी में आ गए, ये कर लिया, अपने क्लाइंट बेस से सब कुछ है। पर अभी ऑफ लेट जब मैं रिग्रेशंस कर रही हूँ, बीच बीच में असेंडेंट मास्टर्स आ करके बोल रहे हैं प्लीज जाओ, करो, बोलो, है ना, बताओ लोगों को। तो ये एक चीज़ हुआ है जो मैंने पिछले मतलब 3-4 महीने से फिर थोड़ा सा, जब इतना ज़्यादा मेरा सिर पीटा जाने लगा कि जाके मतलब कम्युनिकेट। लेकिन आपको उन लोगों में जेन्युइन लोग भी मिल रहे हैं जो बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं और डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर? 2-3 तरीके के कंटेंट होते हैं, कुछ तो जेन्युइन है, जैसे आपका पॉडकास्ट साइट से। कितने परसेंट लोग आपको जेन्युइन मिल रहे हैं और कितने परसेंट मतलब लोगों के कम से कम जानकारी में रहे ना? ज्यादातर बहुत सारे पॉडकास्ट तो ऐसे होते हैं जो गेस्ट से ही बोलते हैं कि पैसे दो, और फिर आप पॉडकास्ट में, तो मैं क्यों जाऊं? मुझे मतलब मैं तैयार भी होकर के बैठूं, अपना समय भी मैं आपको दूं, मैं उतना ट्रैवल करके नहीं, सिर्फ इतना नहीं, ये तो उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई जो लोग कर रहे हैं बिटवीन द वन हु इज डूइंग इट। दैट इज वेयर द रील कम्स अप ना, कि भाई वो तो मोनेटाइजेशन है ना। अगर मैं आपको पे करके मैं आपके पॉडकास्ट में आती हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मैंने इतना पे किया तो मुझे इसका 5 टाइम्स तो रिटर्न में मिले या 10 टाइम्स तो रिटर्न में मिले। कैसे मिलेगा? तो मैं अनशन उपाय दूंगी, अनशन चीजें बोलूंगी जिससे वायरल हो चीजें। पॉडकास्टर के लिए भी अच्छा है भाई, ठीक है, वायरल होगा तो मेरे को भी मोनेटाइजेशन मेरा होता जाएगा, मेरे भी पैसे ऐसे बनते जाएंगे। सो इट्स अ कंप्लीटली। तो क्या ये कंटेंट, ये सोशल मीडिया में कंटेंट के हिसाब से, जैसा आपने बताया अनशन कर रहे हैं लोग वायरल होने के लिए, तो क्या वाहियात चीजें ही वायरल होंगी? वाहियात चीजों के टेकर्स और सब्सक्राइबर्स ज्यादा होंगे? डर जो होता है ना, सबसे बड़ा दुश्मन है आपको। अगर मैंने आज लव, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, कितने लोग फॉलो करेंगे इसको? Not even 0.01%, because it is not easy step. It's a very difficult process कि आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपको देवी का उपासना करनी है तो शांति से बैठ के उसकी जो प्रक्रिया होती है सात्विक तरीके से, आप उसको करिए, है ना। आपको क्यों उसको नेगेटिव उपाय में करना है या वैसे करना है, तो वो थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट आ जाता है। आप एक जो शास्त्र अनुसार जो चीजें हैं, जो शास्त्र अनुसार उपाय हैं, ऐसा नहीं कि उपाय नहीं होते, उपाय होते हैं, आप उन उपायों को करिए। और बहुत फलते हैं। मैं तो बहुत सिंपल से उपाय देती हूँ, जिनको भी देती हूँ तो उनको थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी होता है, इससे हो जाएगा। आप करके तो देखिए, सिंसियरिटी के साथ करिए, फल मिलेगा आपको, मिलता है। तो फिर ये ऐसे टेढ़े मेढ़े से उपाय बोलने से क्या फायदा? अच्छा, ये जो आपने तमाम प्रैक्टिसेस की, जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, इस सब में आपको सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या लगा? सारे हैं वो तो, जिस समय ना व्यक्ति को देख के जो गाइडेंस आती है। एस्ट्रोलॉजी अपने देखिए, मैं जब सेशंस लेती हूँ नॉर्मली, तो टैरो एंड एस्ट्रो का एक कॉम्बिनेशन लेती हूँ। तो उसमें क्या करती हूँ कि मैं पहले टैरो सीखती हूँ। आप जब आते हो मेरे पास सेशन लेने के लिए, तो मैं पहले आपसे कुछ कार्ड्स निकलवाती हूँ और आपको केवल वो बताने की कोशिश करती हूँ जो आपकी इसमें प्रेजेंट लाइफ में चल रहा है। तो आप मेरे को आपका नाम भी नहीं पता, सब कुछ पता। तो आप ये देखती हैं कि उनकी चीजें मिलती हैं आपस में? बिल्कुल। तो फिर उसके बाद टैरो, वो
प्रोसेस ही इसलिए ऐसे है कि पहले टैरो किया, हम्म, आपको बताया आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, फिर क्या क्या, फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजी में गए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि एस्ट्रोलॉजी देख करके ये इससे इन्फ्लुएंस ओके, होके ये कर रहे ओके। हैं। एंड दोनों में पैरेलल सेम आता है अब रिजल्ट। समाप्ति की तरफ मैं ये चाहूंगा कि हमारे दर्शक वर्ग के लिए, उनकी वेलबींग के लिए आप कुछ जरूर प्रार्थना कर दें। बिल्कुल। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका मतलब ये है कि हर इंसान, हर व्यक्ति खुश रहे, पूरे संसार में सुख समृद्धि आए, जीवन में सुख शांति रहे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुद भी एक सॉल थेरेपी को अगर फॉलो करते हैं, जो हमने अभी डिस्कस की थी, तो आप खुद देखेंगे आपके जीवन में इट्स लाइक अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। कि आपके जीवन में आपको मटेरियल प्रॉब्लम है, आपको करियर प्रॉब्लम है, आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आपको सेहत से संबंधित प्रॉब्लम है, आप इस थेरेपी को करेंगे, आपको उसका सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। नमक में बड़ी ताकत है कुल जी। मिलाकर। और आपने ये प्रार्थना की तो मैं भी अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना कर देता हूँ। यन मंगलानाम च सुमंगलायते पुनः पुनर्मंगल मस्तु संततम। जिनका स्मरण करने से सब कुछ सुमंगल हो जाता है, साक्षात सुमंगल हैं जो, वो तमाम आप सब लोगों का मंगल करें, सुमंगल करें। बहुत धन्यवाद आपका नंदिता जी, थैंक वक्त यू। निकालने के लिए और कुछ बातें बड़ा खुलकर और बड़े एक्सप्लिसिट तरीके से सामने रखने के लिए। और उसमें आपने जलेबी नहीं बनाई, बड़ा खुल के आपने बातें जी, कही। थैंक यू धन्यवाद, सो शुक्रिया। मच।